नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं आईनेट सेहत। आप जैसा कि दर्शक को जानते हैं, सेहत में नित नए विषय के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और अपने परिवार के साथ जो बेहतर जिंदगी होती है वो जी सकें। लेकिन आज के समय में ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि वो कब हो जाती हैं, क्यों होती हैं और कैसे होती हैं। ख़ास तौर पर जो आप मेरे पास ये देख रहे हैं, यानी आज मैं दिमाग की एक बीमारी के बारे में बात करने जा रही हूँ, लेकिन ये जुड़ी हुई है आपकी स्माइल से, आपकी हंसी से। जी हाँ, वैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हंसना भी कोई बीमारी है। हाँ, हंसना भी एक बीमारी है और ऐसे कई लोग हैं पूरी दुनिया में जो एक दुर्लभ हंसी बीमारी से जूझ रहे हैं। कईयों को पता होता है, कईयों को नहीं पता होता है, लेकिन ये एक बीमारी है। और ये आपको बता दें कि बाहुबली फेम देवसेना, जी हाँ, जिनका रियल में नाम है अनुष्का शेट्टी, वो इससे गुजरी हैं, जिसे कहते हैं रेयर लॉफिंग डिजीज़। तो आइए आईनेट सेहत में आज समझते हैं कि रेयर लॉफिंग डिजीज़ क्या होती है, कब होती है, क्यों होती है और इसका इलाज कैसे होता है। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेहद स्पेशल गेस्ट डॉक्टर HP सिन्हा जी, जो कि सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं और NHMMI नारायणा से बेहद कीमती वक्त हमारे साथ आज शेयर कर रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू मैम। और जैसा कि हमने बताया कि आज हम बेहद खास बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जी। तो ये दुर्लभ हंसी रोग, इसे सर मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं? जी हाँ, ये जो जिस समस्या की आप बात कर रही हैं उसके कई नाम हैं। तकरीबन 20 नाम दिए गए हैं एक ही बीमारी को। तो उसमें से एक नाम है पैथोलॉजिकल लाफ्टर और क्राइंग, और जो कॉमनली हम लोग हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में शब्द का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं इमोशनल लेबिलिटी या इमोशनल इनकॉन्टिनेंस या इमोशनल डिसकंट्रोल। ये 3-4 नाम काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन एक नाम और ज़्यादा पॉपुलर है जिसे सूडो बल्बर अफेक्ट कहा जाता है या सूडो बल्बर पाल्सी। क्योंकि ये जो बीमारी है ये एक्चुअल में डायरेक्ट हमारे ब्रेन स्टेम की प्रॉब्लम नहीं होती, जो हमारा ब्रेन का जो निचला हिस्सा होता है उसकी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन लक्षण उसके आ रहे होते हैं, इसलिए इसे सूडो कहा जाता है, सूडो बल्बर अफेक्ट कहा जाता है। जी जी डॉक्टर साहब, ये सूडो बल्बर अफेक्ट जो आप बोल रहे हैं या PBA जिसको कहते हैं, ये दिमाग से जुड़ी एक बीमारी है। करेक्ट। डॉक्टर साहब, ये आपसे समझना चाहते हैं कि कहते हैं कि दिल से मत सोचो कभी, कभी दिमाग से मत सोचो, लेकिन इसका कनेक्शन दिल और दिमाग दोनों से है। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम तो केवल ब्रेन की ही है, यद्यपि हम लोग हार्ट से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सामान्य भाषा में बहुत सारी ब्रेन की समस्याओं के लिए भी हम हृदय की बात कर देते हैं, लेकिन हमारे जो अधिकांश जो ब्रेन रिलेटेड समस्याएं हैं वो हमारे एक्चुअल ब्रेन से, जो हमारे स्कल के भीतर है, उसकी प्रॉब्लम की वजह से ही होता है। तो ये जो सूडो बल्बर इफेक्ट होता है, अफेक्ट होता है, जो एक्चुअली अफेक्ट जो है मूड जैसा शब्द है। अफेक्ट जो शब्द इसमें प्रयोग में आ रहा है, जो अफेक्ट का अर्थ होता है बाहर से मरीज कैसा दिखाई पड़ता है, उसका अंदर मन कैसा होगा, इसको हम बाहर से देख के जो अंदाजा लगाते हैं उसे अफेक्ट कहा जाता है। तो आपका मूड अलग हो सकता है, अफेक्ट बाहर से अलग हो सकता है। तो सूडो बल्बर अफेक्ट में अचानक ही मरीज को हंसी आ सकती है या रोना आ सकता है बिना किसी कारण के। नॉर्मली कोई इमोशनल डिस्टरबेंस हो, घर में कुछ किसी का देहावसान हो गया हो या ब्रेकअप हो गया हो या कोई आर्थिक रूप से परेशान हो गया हो, तो जो स्वाभाविक इमोशनल प्रॉब्लम आनी चाहिए वो नॉर्मल है। लेकिन इस बीमारी में ऐसा कोई कारण नहीं होता है और मरीज को अचानक ही हंसना आ सकता है या रोना आ सकता है, या जैसे कोई हंसी का कारण जोक कोई क्रैक करता है तो नॉर्मली हंसी आती है। तो इसमें क्या होता है कि बिना किसी कारण के हंसी आने लगती है और कई बार ये लंबे समय तक चली जा सकती है। तो डॉक्टर साहब, फिर तो ये भी हो सकता है कि कभी किसी का कोई दुख का कारण है, हम दुख में गए हैं, लेकिन आपने कहा कि यदि ऐसी कोई समस्या तो वो हंस भी सकता है। यस, बड़ा एम्बैरेसिंग, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है और कई बार की ये लंबे समय तक जब समस्या रहती है तो पेशेंट डिप्रेशन में भी जा सकता है। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि भाई आप किसी गमगीन जगह पे गए हुए हैं और हंसने लग गए अचानक ही। तो ये बड़ा एम्बैरेसिंग भी होता है बहुत बार की मरीज के लिए। अनुष्का शेट्टी का जो मैंने जिक्र किया डॉक्टर साहब, मैं यहाँ दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि उन्होंने जब शेयर किया, उन्होंने कहा कि कई बार शूटिंग के वक्त ऐसा होता था कि कोई जोक है, मजाक है, वो हुआ, लेकिन सब शांत हो गए या उसमें हंसने की जरूरत भी नहीं थी तो भी वो हंस रही हैं, कंटिन्यू हंस रही हैं। कई बार ये 20 से 30 मिनट तक भी जाता है, इससे ज्यादा भी जाता है क्या? देखिए, इसमें यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये थोड़े समय के लिए होता है, लंबे समय के लिए नहीं होता है। जैसे हंसी आई, 2 मिनट चला, 3 मिनट चला, बंद हो जाता है अधिकांश केसेस में। लेकिन कभी कभी ये लंबा भी चल सकता है और ये आधा घंटा से ऊपर भी हो सकता है।
और ये कई रूपों में आता है। जैसे मैंने कहा कि कोई कारण भी हो सकता है, जैसे एक छोटा सा जोक किसी ने क्रैक किया तो थोड़ी देर के लिए हंसी आनी चाहिए, हाँ हाँ और लेकिन वो लंबे समय तक हंसी आ सकती है। और कई बार की कारण नहीं है, कोई भी जोक ही नहीं है, फिर भी हंस रहे हैं आप, जी जी। तो ये भी स्थिति हो सकती है। डॉक्टर साहब जैसे अनुष्का शेट्टी ने भी कहा कि मुझे शूटिंग तक रोकनी पड़ गई, सब जी लोग हाँ। परेशान हो गए थे कि ये कौन सी ऐसी परेशानी है। तो ये अनुष्का शेट्टी को जो डिजीज हुआ और जो आप कह रहे हैं जी कि हाँ। ब्रेन से संबंधित जी, ये जी, रोग जी, है चूंकि, जी, जी, तो बिल्कुल। कई कारण इसके हो सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। हाँ। लेकिन ये कितनी अलग है लक्षण की दृष्टि से देखें तो कोई अंतर नहीं है। किसी को ब्रेन की समस्या की वजह से सूडोबल्बर अफेक्ट हो रहा हो या बिना किसी कारण के सूडोबल्बर अफेक्ट हो रहा हो, लक्षण एक जैसे होंगे दोनों में ही। अंदर ब्रेन का जब जांच करेंगे आप, तब उसमें अंतर मालूम पड़ेगा। तो बाहरी दृष्टि में कोई अंतर नहीं है दोनों में। अच्छा क्लिनिकल सिम्टम्स के हिसाब से देखें तो कोई लक्षण, क्योंकि दोनों में हंसी आएगी, दोनों में रोना आएगा, ठीक। है ना। वो तो जांच करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि इसमें कारण है, इसमें कारण नहीं है। तो ये रेयर डिजीज क्यों कहते हैं डॉक्टर साहब? रेयर मतलब डिजीज है। हाँ। देखिए, बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां कॉमन भी होती है, बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां रेयर भी होती हैं और अनकॉमन होती हैं। रेयर नहीं भी होती हैं तो अनकॉमन होती हैं। तो जो जिस पेशेंट की आप चर्चा कर रही हैं, जिस अभिनेत्री की बात कर रही हैं, उनका जो ये सूडोबल्बर अफेक्ट है, ये बिना कारण के हुआ है। मतलब ये इडियोपैथिक है, इसको हमारी भाषा में इडियोपैथिक कहते हैं, जिसका कारण नहीं पता लग पाता है। लेकिन अधिकांश पेशेंट्स में कारण होता है ब्रेन के भीतर में। कई लोगों को स्ट्रोक के बाद होता है, ब्रेन स्ट्रोक के बाद होता है। ब्रेन स्ट्रोक में खून की नस ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है। तो किसी को पहले कभी स्ट्रोक हुआ हो एक हिस्से का ब्रेन का, और अभी दोबारा जो स्ट्रोक हो गया उनको ब्रेन के दूसरे हिस्से का, तो ऐसी स्थिति में भी सूडोबल्बर अफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज है, जिसमें कि याददाश्त चली जाती है मरीज की, उसके शुरुआती स्टेज में भी आप देख सकते हैं, एडवांस स्टेज में भी इसको देख सकते हैं। कई बार की पार्किंसन डिजीज होती है, जिसमें कि मरीज स्लो हो जाता है, उसके हाथ कांपते हैं। आपने देखा होगा कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके हाथ कांपते रहते हैं और बहुत धीमे धीमे गति से चलते हैं, हर काम करते हैं, उनको भी हो सकता है। और कई बार की ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की युवाओं को प्रभावित करने वाली बीमारी है, उसमें भी हो सकता है। अन्यथा ये ज्यादातर उम्र दराज लोगों को होता है, लेकिन कई बार की यंग लोगों को स्ट्रोक के बाद हो सकता है। तो ऐसे और अन्य कारण हैं। सर इसमें क्या इसमें अगर समझा पाएंगे देखें, तो? जी हाँ, देखिए ये सूडोबल्बर बल्ब जो है, ये नीचे का हिस्सा कहलाता है, जिसे हम मेडुला कहते हैं। तो इसके डायरेक्ट अफ्लिक्शन की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है इमोशन की। लेकिन इस बीमारी में जो ऊपर से कंट्रोल है, जो आपका जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, उसका कंट्रोल नीचे का टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्कनेक्शन हो जाता है बीमारी की वजह से। तो नॉर्मली भी देखो, कई बार की हम हंसना चाह रहे होते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के कारण जो है कई बार हंस नहीं पाते हैं या हंसना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो एम्बारेसिंग होता है। लेकिन इस बीमारी में वो कंट्रोल चला जाता है। अच्छा हाँ, अब वो जहाँ पर नहीं हंसना चाहिए वहाँ भी हंस सकते हैं, जहाँ पर रोना नहीं चाहिए वहाँ पर रो सकते हैं, रो सकते क्योंकि ऊपर से जो ब्रेन का जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वहाँ से कंट्रोल चला गया है पेशेंट का। डॉक्टर साहब अभी जब इस बारे में रिसर्च कर रहे थे, थोड़ी देख रहे थे कि कहाँ कितने पेशेंट हैं, तो अमेरिका का कुछ रिसर्च आया, उन्होंने हाँ। कहा कि 2 से 7 मिलियन लोग वहाँ ऐसे हैं हाँ। जो कि इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफेक्टेड हैं। देखिए, भारत की जनसंख्या अधिक है, तो डेफिनेटली अमेरिका से 3 गुना तो यहाँ पर पेशेंट होंगे इसके। यद्यपि हमारे पास पुख्ता आंकड़े उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारी रजिस्ट्री थोड़ी कमज़ोर है यहाँ पर। लेकिन अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो अमेरिका से कम 3 गुना यहाँ पर इस तरह के पेशेंट होने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी संख्या काफ़ी कम है। बहुत कॉमन बीमारी नहीं कहूँगा मैं इसे, और खासकर जो आप जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, उनको जो है वो और भी रेयर है, क्योंकि उसमें ब्रेन में कोई कारण नहीं है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की गड़बड़ी की वजह से होता है। जो हार्मोन्स हमारे, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स डोपामीन, सेरोटोनिन आप सुनते होंगे, जो हमें खुश रखते हैं, उनकी केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होना माना जाता है ऐसे पेशेंट में, जिनमें कि कोई स्ट्रक्चरल कारण नहीं है। तो देखा दर्शकों, क्या हंसना भी कभी समस्या हो सकता है यदि आपके दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है, उससे जुड़ा हो तो, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, यदि हम भारत की बात करें तो कहते हैं यहाँ तो बड़े लोग भावनात्मक होते हैं, बड़ा सोचते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, जबकि जो फॉरेनर्स होते हैं या विदेशी लोग होते हैं बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। क्या एक कारण ये भी हो सकता है, या मैं कहूँ कि ओवर थिंकिंग, तनाव, ये भी इसका एक कारण हो सकता है? डेफिनेटली इसमें हो सकता है। अब इस पे रिसर्च की आवश्यकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इंडियंस आर मोर इमोशनल देन अदर पीपल, ये बात कही जाती है। तो इसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है हमारे जो ब्रेन की जो फिजियोलॉजी है, जो केमिकल स्ट्रक्चर है, शायद डिफरेंट हो। इससे
इसकी वजह से भी जो इडियोपैथिक वैरायटी है जिसमें कारण नहीं पता चलता, उसके होने की संभावना शायद हमारे पॉपुलेशन में ज़्यादा है, ये संभव है। जी डॉक्टर साहब, आपने कुछ तकनीकी कारण तो बताए, जी। जो ब्लॉकेज के बारे में बता रहे हैं, पार्किंसंस के बारे में बता रहे हैं, अल्जाइमर के बारे में बता रहे जी हैं, हाँ। क्या कोई और कारण भी है जो इस जी हाँ। डिजीज के हो सकते हैं, जिनके कारण ये हो सकती है? बिल्कुल, ये एक और इम्पोर्टेंट कारण है जिसे कहते हैं एएलएस। एएलएस नाम की एक बीमारी होती है। ALS। एएलएस जो आपने सुना होगा, स्टीफन हॉकिंग एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जी, जिनका जी, कुछ साल पहले ही निधन हुआ। उन्हें बहुत छोटी उम्र से बीमारी हो गई थी। तो उस बीमारी में भी कुछ पेशेंट्स को ये समस्या हो सकती है, क्योंकि उसमें भी ब्रेन के दोनों हिस्से डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पैथोलॉजिकल लाफ्टर या क्राइंग इन पेशेंट्स में हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी चोट लगने के बाद हो सकता है, ब्रेन में चोट लगने के बाद, हेड इंजरी के बाद में, सिर की चोट के बाद भी ये समस्या हो सकती है। लेकिन काफ़ी हद तक उसकी जो तीव्रता है उसको कम किया जा सकता है, उसके ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है और इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। तो पूरे 100% अधिकांश पेशेंट तो ठीक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट डेफिनेटली 100% ठीक हो सकते जी। हैं और कुछ पेशेंट्स इतना तो ठीक हो जाते हैं कि वो अपना जीवन सही तरीके से बिता सकें। जी डॉक्टर साहब, इसके लिए कुछ जांचें वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं? चूंकि अधिकांश केसेस में कोई ना कोई कारण जिम्मेदार होता है, तो इसलिए अधिकांश केसेस में जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो एमआरआई ऑफ द ब्रेन, तो एमआरआई एक कराना चाहिए। और अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें कि ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चरल कारण बताया, लेकिन कभी कभी एक मिर्गी होती है, एपिलेप्सी होती है, उसमें भी हंसी आती है, जिसे जिलास्टिक एपिलेप्सी कहा जाता है। उसमें केवल हंसता है पेशेंट, वही उसका दौरा है। अच्छा, है ना। नॉर्मली मिर्गी में आप सोचते हैं कि मरीज को झटके आएंगे और बेहोश हो जाएगा या मुंह से झाग वगैरह आएगा, लेकिन इस मिर्गी में केवल हंसता है, वही लक्षण है। तो मिर्गी का अटैक जो है, बेहोशी का दौरा जो है ना, उसकी जगह पर ये हंसी का दौरा आता है, तो जिसे जिलास्टिक एपिलेप्सी कहा जाता है, लाफ्टर एपिलेप्सी कहा जाता है। तो उसके लिए भी एमआरआई और एक ईईजी होती है, वो कराई जाती है। कभी कभी आपको डिफरेंशिएट करना रहता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर से, है ना। कई बार की साइकेट्री की प्रॉब्लम भी इसके जैसे ही मालूम पड़ती है। कई बार आपने देखा होगा, सुना भी होगा, कई बार की अचानक हंसा रो रहा है तो ये पागल हो गया है या शायद इसे साइकेट्रिक बीमारी है, ऐसा लोग कहते भी हैं। और कई बार की सचमुच में ऐसा हो भी सकता है किसी पेशेंट को। तो अगर आपको बहुत डाउट हो, आपके ब्रेन के एग्जामिनेशन में कुछ नहीं निकल के आ रहा हो, कुछ टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको साइकेट्रिस्ट की भी मदद लेनी चाहिए एक बार डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए। अच्छा, जब आप लोग एक कोई न्यूरोलॉजिस्ट जब इसका इलाज कर रहा हो, तब भी किसी साइकियाट्रिस्ट की लेनी चाहिए? बहुत बार की जो है, बहुत बार की एकदम क्लियर होता है, अगर ब्रेन में प्रॉपर लीजन्स दिखाई पड़ रहे हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट के सिम्टम्स को, तो ऐसी स्थिति में साइकेट्रिस्ट की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां पर डाउट हो रहा है, जैसे अनुष्का शेट्टी का केस है, ऐसे केस में एक बार आपको जरूर सोचना चाहिए कि कहीं साइकेट्रिक इलनेस तो नहीं है, यह भी समस्या हो सकती है। अगर साइकेट्री की तरफ से रूल आउट हो गया, तब फिर माना जाएगा कि ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, हमारे आईएनएच सेहत में अब चूंकि घड़ी ने हमें इशारा कर दिया है कि समय हो रहा है, लेकिन इस विषय को लेकर ऐसी कोई चीज़ जो छूट रही है और आपको लगता है कि ज़रूर साझा करना चाहिए आपको, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ। मुझे लगता है हमने अधिकतर बातें डिस्कस कर ली हैं, तो किसी को अनइंटेंशनली, बिना कारण के अचानक ही इनअप्रोप्रिएट सिचुएशन में हंसी आ रही हो या रोना आ रहे हो, तो समझना चाहिए कि सूडोबल पर अफेक्ट है। ऐसे पेशेंट को आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए और अधिकांश केसेस में ईईजी और एमआरआई के द्वारा इसकी डायग्नोसिस की जा सकती है और अधिकांश केसेस जो है दवाई से बेहतर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं इस बीमारी से। चलिए, तो मेडिकल टर्म में तो डॉक्टर साहब ने समझा दिया कि घबराने की जरूरत नहीं, इलाज सबका है। यदि आप असामान्य रूप से हंस रहे हैं या रो रहे हैं, तो फिर आपको एक बार ज़रूर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए, हम टिप ऑफ द प्रोग्राम लेते हैं, डॉक्टर HP सिन्हा की तरफ से वो क्या होगा, क्योंकि आप दिमाग के डॉक्टर हैं और कहते हैं कि सब कुछ यहीं से शुरू होता है, ब्रेन से शुरू होता है, आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसा ये कहता है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं दर्शकों के लिए? देखिए, ब्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है हमारे शरीर का, है ना, इसलिए विधाता ने इसे सबसे टॉप पे रखा हुआ है। तो आपको इसके सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आपको ऐसे एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होना चाहिए जिससे कि आपके ब्रेन को चोट पहुंच सके या डैमेज हो सके। तो आप हमेशा जब भी ड्राइव करें तो हेलमेट लगाकर ड्राइव करें और सीट बेल्ट का उपयोग करें अगर कार में सफ़र करते हैं तो। और अगर आपके किसी परिजन को कभी भी अचानक ही लकवे आदि के लक्षण आ रहे हो, एक हाथ में झुंझुनी आ रही हो, कमजोरी आ रही हो या सुनपन आ रहा हो, तो ये समझना चाहिए कि ब्रेन स्ट्रोक है। ऐसे केसेस में आपको तुरंत ही अस्पताल की तरफ रुख करना चाहिए। 4.5 घंटे के अंदर ही कुछ ट्रीटमेंट जो स्पेसिफिक होते हैं वो दिए जा सकते हैं।
स्ट्रोक के केसेस में, तो आपको समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए और यथाशीघ्र न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। समय बहुत महत्वपूर्ण है हर क्षेत्र के लिए, आपके अपने लिए भी, आपके शरीर के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, आपके प्रोफेशन के लिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है मुझे आपके यहाँ, और मैं उसे शुरू से ही बात करना चाहती थी उस विषय में। अपने सहयोगी से कहूँगी, कैमरामैन सहयोगी से थोड़ा सा पेन करेंगे। डॉक्टर साहब ने जो लिखा है कि मैं अपने मरीजों की रोग मुक्ति एवं कष्ट मुक्ति के लिए ऊर्जा के उस अथाह सागर से अपने हृदय की गहराई से प्रार्थना करता हूँ। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब, इसलिए कि आप उनको प्रैक्टिकली तो जो दे सकते हैं वो दे ही रहे हैं, विज्ञान की तकनीक में जो आपके पास ज्ञान है वो उनको देकर उन्हें ठीक कर ही रहे हैं। चूंकि ये पढ़ते हैं, जो आप पढ़ते हैं वो आपके जहन में और आपके दिल तक और आपकी पूरी दिनचर्या में या आपके थॉट्स में इफेक्ट करता है। ये आप स्वयं लिखते हैं? ये मेरे हृदय का यहाँ पर आया, यहाँ से हृदय पे नहीं जा रहा है, ये हृदय से बाहर आया। तो ये बाहर मतलब आप रोज लगभग लिखने की कोशिश ये जो करते हैं? मुख्य जो ऊपर की पंक्ति है ये हमेशा के लिए स्थायी है, ये क्योंकि ये भाव तो हमेशा ही डॉक्टर के हृदय में होना चाहिए, तो स्थायी है। नीचे जो है अलग अलग कोटेशंस या कोट्स में लिखता रहता हूँ। तो ये मत समझिए कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ जो है उनको पैसे कमाने हैं या उनका प्रोफेशन है, वो भी चाहते हैं, और ईश्वर से बड़ा कोई नहीं, और वो ईश्वर का माध्यम बन के आपकी सेवा करते हैं। Absolutely. तो आपको असल में विश्वास करना चाहिए, और विश्वास से तो दुनिया जीती जा सकती है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो धरती पर जो कुछ हो रहा है वो तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। दृढ़ निश्चय कर लीजिए, आप ठीक भी हो जाएंगे और साथ ही साथ वो सब कुछ पाएंगे जो आप इस जीवन में चाहते हैं। इसी के साथ डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इतना वक्त देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे भी आयनित सेहत में फिलहाल दीजिए इजाजत, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।